नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस वक्त हो चला है कुर्सी की सियासत का। बिहार चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले तेजस्वी का ये बड़ा दावा है। तेजस्वी यादव ने बड़ी जीत का दावा कर दिया है। 1995 से भी बड़ी जीत होगी। तेजस्वी यादव का ये कहना 18 नवंबर को नई सरकार की शपथ होने जा रही है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। एग्जिट पोल को तेजस्वी यादव ने बताया मनोवैज्ञानिक दबाव। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को बताया फ्रॉड। तेजस्वी यादव ने खारिज किए हैं एग्जिट पोल के अनुमान। तो बिहार में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आए एग्जिट पोल नतीजों में फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार को दिखाया गया है। अनुमान जताया गया है कि बिहार चुनाव के नतीजे जब 14 नवंबर को आएंगे, इससे पहले ही एग्जिट पोल के नतीजों में राजनीतिक दलों में जुबानी जंग अब छिड़ चुकी है। दरअसल बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन के सीएम फेस रहे तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के अनुमान पर तंज किया। तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया और कहा है कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने एग्जिट पोल के अनुमान खारिज करते हुए कहा कि ये सच्चाई नहीं बताते हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जनता ने इस बार बिहार में बदलाव के लिए मतदान किया। महागठबंधन को इस बार चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है। धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था, धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं। वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त पटना से ब्यूरो चीफ हमारे साथ नीलकमल जुड़े हुए हैं। नीलकमल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये जो सियासत हमें बिहार में नजर आ रही है, क्योंकि सभी दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो अलग ही राह पकड़ चुके हैं। वो तो कहते हैं कि एग्जिट पोल ही बकवास है, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल फरेब, क्योंकि हम 14 नवंबर को जीत रहे हैं, यह हमें पता है, और 18 नवंबर को हमारी सरकार का गठन हो जाएगा। देखिए, पोलिंग हो चुकी है, अब मतगणना का इंतजार है। और इसके पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे करते हैं, वादे करते हैं और सरकार बनाने का दावा भी करते हैं। जी। तेजस्वी यादव ने 18 तारीख डेट भी रख दिया है अपने ओथ सेरेमनी का, मुख्यमंत्री का शपथ भी लेंगे वो। तो ये इस तरह के दावे हर एक राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन एग्जिट पोल पर जहां तक सवाल है, तो एग्जिट पोल अगर पिछले आप देखेंगे कुछ समय से, कुछ विधानसभा या कुछ लोकसभा के चुनाव में, तो एग्जिट पोल निश्चित तौर पर उलट होते हुए दिखाई दिए हैं। एक आधी एग्जिट पोल जो है वो सही होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन ज्यादातर जो है एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल में नहीं बदल पाया। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ये तो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पे उनको विश्वास नहीं है। एग्जिट पोल पे विश्वास करना भी नहीं चाहिए। अगर उनका कॉन्फिडेंट है अपनी जनता पे, अपने वोटर पे, तो उस पर ही विश्वास रखना चाहिए। दूसरी तरफ से अगर बात की जाए एनडीए की तरफ से, तो एनडीए की तरफ के भी नेता जो है अपने धरातल पर, अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो उसके तरफ से भी वो दावा कर रहे हैं। आज एनडीए के नेताओं का भी कहना है कि एग्जिट पोल पे उनको विश्वास नहीं है। एग्जिट पोल में जितनी सीटें दिखाई जा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा वो सीटें जीत के आ रहे हैं। तो अब दोनों का एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं है। अब चूंकि 14 तारीख में ज्यादा दिन नहीं है, आज 12 तारीख हो गए, डे आफ्टर टुमारो
काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। जी। तो अब दावे में किसका दम है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिला वोटर का टर्नआउट जो है 9% अधिक हुआ है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या महिला जो है वो एनडीए के साइलेंट पक्ष में गई है। जी। शुरू से एनडीए के पक्ष में जाती रही है महिलाएं, और वोटर टर्नआउट जो हुआ है क्या वो एनडीए के पक्ष में गया है या जो वोटर रुक गए थे बिल्कुल, यहाँ यानी पर जो नीलकमल हम ये जरूर मान सकते हैं कि अगर इस बार सियासी मायनों में किसी भी तरीके से ये हम परिवर्तन देखते हैं तो फिर ये साइलेंट वोटर के तौर पर ये महिलाओं का ही वोट होगा। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि क्योंकि 9% महिलाओं का ज्यादा निकल करके मतदान करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि पुरुष जो है पुरुष से कहीं ज्यादा महिला निकल करके आई हैं। तो महिला जो है खुलेपन में अब सांस ले रही है, महिला वोटिंग कर रही है। अब यह तो 14 तारीख को ही पता चलेगा कि वो एनडीए के पक्ष में गई है या महागठबंधन के पक्ष में। लेकिन महिलाओं का ज्यादा निकलना और वोटर टर्नआउट इतना होना ये लोकतंत्र की जीत है, निर्वाचन आयोग की जीत है। और अब सरकार किसी की भी बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं या 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, यह तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार जिस कॉन्फिडेंटली आज सब जगह गुरुद्वारा में, मंदिर में और चादर चढ़ाने गए हैं, हर जगह मत्था टेक रहे हैं, बिहार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस भी देखते हुए बन रहा है। नीलकमल, हमने तो एनडीए की तरफ से ये भी सुना कि ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लड्डू के ऑर्डर अभी से देने शुरू कर दिए और ये कह दिया है कि जिस दिन चुनाव के नतीजे घोषित हो उसके पहले भाई आप लड्डू तैयार रखिए ताकि बंटने की बस देरी रहे। बिल्कुल, देखिए इस बार का जो ऐसा चुनाव था 2020 से अगर कंपेयर करें 2025 के चुनाव को, तो 2020 में नीतीश कुमार को लेकर के एक नाराजगी थी। चिराग पासवान भी उनके खिलाफ लड़ रहे थे। 2020 में चिराग पासवान जो है उनके खिलाफ लड़ रहे थे। 2020 में जो एनडीए जैसे तैसे 125 सीटों पे सरकार बना सकी। अगर चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करते तो 33 सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था चिराग पासवान ने। इस बार चिराग पासवान भी साथ में थे तो वो नुकसान नहीं हो सकता था। पिछले बार जो नीतीश कुमार से नाराजगी थी, इस बार नाराजगी नहीं दिख रही थी नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार को लेकर के लोग जो है वो कॉन्फिडेंट थे, किसी से भी पूछने पर यह कहा जाता था कि सीएम नीतीश कुमार ही ठीक है। तो ये नाराजगी नहीं दिख रही थी इस बार। लेकिन अब महागठबंधन और एनडीए के दावे अपने अपने हैं। 14 तारीख को ही सही जो है वो मतगणना के बाद जब मतपेटी खुलेगी, जो ईवीएम खुलेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी जीत हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव का यह दावा अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जो है मनोबल बनाए रखने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूम में जो ईवीएम रखी हुई है वहां पर मुस्तैदी से वो बने रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में एग्जिट पोल पर इस वक्त तेज प्रताप यादव का बयान भी सामने आया। मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता, ये तेज प्रताप यादव का कहना है। हम नहीं कह सकते हैं कि 14 नवंबर को क्या होगा। मैं महुआ सीट जीत रहा हूं, ये तेज प्रताप यादव की ओर से जरूर कहा गया है। हम जश्न की तैयारी नहीं, हम काम की तैयारी करते हैं। तो वो इतने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के कि महुआ सीट उन्हीं के खाते में जाने वाली है और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हम जीत को लेकर के इतने उत्साहित नहीं, लेकिन हाँ काम को लेकर के जरूर अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं कि हमें आगे आने वाले समय में क्या कुछ तैयारी करनी होगी। तो फिलहाल तेज प्रताप यादव का भी ये कहना है बाकी तमाम पार्टियों की तरह कि हम में से कोई एग्जिट पोल पर ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि एग्जिट पोल को इस वक्त तमाम पार्टियों की ओर से ढकोसला बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये महज सिर्फ एग्जिट पोल आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है तो 14 नवंबर को पता चलेगा। हमें इस पर यकीन नहीं है, इसलिए हम 14 नवंबर का इंतजार करेंगे। पोल को मैं नहीं मानता हूँ। 14 तारीख को क्या होगा नहीं होगा अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या एग्जिट पोल है, क्या कभी एग्जिट पोल घटा भी देता है, कभी बढ़ा देता है। अब देखिए वो लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो चीज हम नहीं जानते हैं कुछ भी। जश्न का तैयारी नहीं, हम काम का तैयारी करते हैं। अब देखिए क्या होगा, इस पर कुछ नहीं बता सकते। देखिए एग्जिट पोल को मैं नहीं मानता हूँ। 14 तारीख को क्या होगा नहीं होगा अभी हम नहीं। तो फिलहाल तेज प्रताप यादव को सुना आपने और उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि मैं एग्जिट पोल में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता।
मुझे जितना समझ में आता है 14 नवंबर का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसी दिन नतीजे आएंगे और उसी दिन ये तय हो पाएगा या पता चलेगा कि आखिर बिहार में वाकई किसकी सरकार बन रही है। तो तेज प्रताप यादव की ओर से ये भी कहा गया है कि मैं महुआ सीट जीत रहा हूं, यानी उन्हें अपनी जीत को लेकर के जरूर वो आश्वस्त नजर आए हैं। और साथ ही और अब बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दिल्ली धमाकों की जांच इन दिनों तेज कर दी गई है। जांच के घेरे में अब जम्मू कश्मीर का एक और डॉक्टर आ चुका है। कश्मीर के डॉक्टर निसारुल हसन की तलाश तेज की जा चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लापता है निसारुल हसन। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था डॉक्टर निसार। 2023 में डॉक्टर निसार पर भी दर्ज हुआ था केस। तो फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर निसार की बेटी को हिरासत में ले लिया है और अब बेटी से ही पूछताछ की जा रही है कि आखिर डॉक्टर निसार क्योंकि लापता बताया जा रहा है, और साथ ही क्या यह वाकई कहीं छिप चुका है, अंडरग्राउंड हो चुका है, देश छोड़ने के फिराक में है। आखिर इसके अब आगे की क्या प्लानिंग है, इसको लेकर के अब बेटी को हिरासत में लेते हुए उससे पूछताछ जारी है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में 2023 में ये भी काम कर चुका है, जुड़ा रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी से, और अल फलाह यूनिवर्सिटी को मेन केंद्र बताया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कनिका खटियार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कनिका, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है, उसमें से कई ऐसे डॉक्टर्स जो कि पहले कार्यरत थे या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब एक और डॉक्टर का नाम इसमें सामने आ गया, जम्मू कश्मीर से ही जुड़े हुए, और यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर निसार फिलहाल फरार है, बेटी को हिरासत में ले गया। अब तक और क्या कुछ जानकारी है इस मामले में, कोई नया अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एपिक सेंटर है इस पूरे अटैक का, और क्योंकि जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ यहीं से तमाम लिंक जो है देखे गए हैं। फिलहाल हमारी जानकारी के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है उसमें यह है कि डॉक्टर निसार उल हसन जो है वो भी लापता है। जब से दिल्ली के लाल किले में जो आतंकी हमला किया गया उसके बाद से वो भी जो है लापता है। हालांकि उसकी बेटी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन 2023 से वो लगातार इसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के पद पे काम कर रहा था, इसी यूनिवर्सिटी में वर्किंग भी था। और इसके अलावा अगर बता दें तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला वो इंसान है जो कि पहले जम्मू कश्मीर के SMHS अस्पताल में काम करता था, लेकिन 2023 में वो यहाँ आ गया था इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में, वो यहीं पे वर्किंग था। लेकिन जब से दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है तब से वो डॉक्टर भी लापता है। और हालांकि जो है उसकी बेटी को जो है अरेस्ट कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, और अब बेटी से जो है पूरी पूछताछ की जा रही है। लेकिन तमाम ऐसे लिंक है जिनके नाम सामने आना बाकी है। जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे या जो लोग आपस में कनेक्टेड हैं उन तमाम लोगों के ऊपर जो है संदिग्ध निगाहें बनी हुई हैं, और लगातार तथ्य एजेंसियां जो है उन तमाम लोगों से इंटेरोगेशन भी कर रही है। मैं इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही हूँ। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी एक बार फिर से कि किस तरह की ये यूनिवर्सिटी है जो कि इस पूरी घटना, इस पूरे आतंकवादी हमले का, बल्कि घटना क्यों कहेंगे, हमले का एपिक सेंटर बना हुआ है। और लगातार NIA हो, STF हो, क्राइम ब्रांच की टीम हो या हरियाणा पुलिस हो, लेकिन कनिका कहा जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ हुई है, चेयरमैन को भी रडार पर रखा जा रहा है। इस बीच अब आपसे ये समझना और जानना चाहेंगे कि जब पुलिस की ओर से पूछताछ की गई, इंटेरोगेशन हुआ कई डॉक्टर्स का, कई स्टूडेंट्स का या प्रिंसिपल का, उनसे अब तक पूछताछ में क्या कोई बात निकलवा पाई है पुलिस की टीमें? और साथ ही साथ यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो गाड़ी भी कुछ दिनों तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी खड़ी रही थी, इसको लेकर भी कोई जानकारी है क्या? देखिए, बिल्कुल जिस गाड़ी यानी कि जो I-20 व्हाइट कलर की थी जिसमें धमाका हुआ, वो धमाके से पहले कई दिनों तक इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के भीतर मौजूद थी। और क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आया है और जिस तरह से तमाम जो आतंकी हमलों में जो लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं उनके लिंक इसी यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं। हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जो है NIA और उसके अलावा तमाम जांच एजेंसियों ने अंदर तमाम लोगों से पूछताछ की है, चाहे वो डॉक्टर्स
स्टूडेंट्स के साथ काम करने वाले लोग क्यों ना हो, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है उनसे इंटरोगेशन किया गया है। एक इसके अंदर अस्पताल चलता है, अस्पताल के भी कई कर्मचारियों को जो है इंटरोगेट किया गया है और लगातार ये इंटरोगेशन चल रहा है। इसके अलावा हमारे जो जानकार है उन्होंने जानकारी दी है कि जिस लेबोरेटरी का जिक्र किया गया है, जो सूचना आई थी कि जिस लेबोरेटरी का इस्तेमाल जो है किया गया था, उस लेबोरेटरी को भी सील कर लिया गया है और वहां पे भी लगातार जो है फोरेंसिक की टीम जांच कर रही है। लेकिन इसके अलावा रूम नंबर 13 की जांच भी हो रही है जहां पर वो रहा करता था। तमाम वो एंगल है और उसके आसपास के जो लोग हैं उन तमाम लोगों से इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश जो है तमाम जांच एजेंसियां कर रही हैं। सुबह से लगभग जो है तमाम अलग अलग एजेंसी जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई थी। अभी भी आपसे कुछ देर पहले जो है हरियाणा पुलिस जो है वो यहाँ से निकली है, उससे कुछ देर पहले जो है एसटीएफ की टीम निकली है। तो सुबह से लगातार जो है अलग अलग टीमें आ रही हैं और अंदर हर लेवल पे, चाहे वो लेबोरेटरी की बात हो, रूम नंबर 13 की बात हो, पार्किंग स्पॉट की बात हो या उनके साथ काम कर रहे लोगों की बात हो, अच्छा, एक सवाल ये भी है कनिका, ऊपर कहीं ना कहीं ये शक है, उन तमाम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है। कनिका, एक सवाल ये भी है कि ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली में अभी और कितने जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं या कुछ लोग यहाँ इस वक्त रह रहे हैं, तो उनसे भी पूछताछ हो रही है, उन लोगों पर भी इस वक्त नजर बनाई जा रही है। तो क्या अभी भी संदेह है पुलिस टीम को, इंटेलिजेंस टीमों को, कि कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर से कुछ और भी लोगों पर संदेह है और उनके भी इसमें मिलीभगत सामने आ जाए, जैसे एक एक नए नए नाम खुलासे हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक लंबी फिराक, एक लंबी लिस्ट जो है वो उन लोगों की तैयार की गई है जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं और इस यूनिवर्सिटी में या तो पढ़ा रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के नामों के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो लोग जो जम्मू कश्मीर से यहाँ आके बसे हैं, यहाँ आके इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से जो है इंटरोगेशन किया जा रहा है, उन तमाम लोगों के अकाउंट फ्रीज करे गए हैं। इसके अलावा उन लोगों को आखिरकार किस पैमाने पे यहाँ पे रखा गया, वही यूनिवर्सिटी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे भी इस बारे में जो है चर्चा की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है जो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। कनिका बनी रही हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों को ये बड़ा अपडेट जरूर दे देते हैं। इस बीच ये खबर है कि दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के लाल रंग की कार को बरामद कर लिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया था। कहा गया था कि संदिग्ध इको स्पोर्ट कार जो दिल्ली में ही घूम रही है, जिसका नंबर प्लेट भी दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किया गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी, अब ये बड़ा अपडेट, ये गाड़ी बरामद की जा चुकी है। DL 10C के 0458 नंबर की कार प्लेट थी और जिसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस की ओर से जगह जगह पर छापेमारी, जगह जगह पर जांच जारी थी और लोगों से भी अपील की गई थी कि अगर किसी को भी ये लाल रंग की संदिग्ध इको स्पोर्ट कार बरामद होती है या इसकी कोई सूचना देता है तो फिर वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। लेकिन अब पुलिस को ये कार बरामद हो चुकी है। एक बार फिर से कनिका मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा अपडेट हम जरूर इसे मान सकते हैं। 2 गाड़ियां बताई जा रही थी, एक जिसमें धमाका हुआ, दूसरी जो दिल्ली में लगातार घूम रही थी और उस पर संदिग्ध तौर पर उस पर यह कहा जा रहा था कि इसमें भी शायद विस्फोटक सामग्री लेकर के कहीं जाया जा रहा है या फिर कोई प्लानिंग के तहत में इसका इस्तेमाल आगे आने वाले समय में हो सकता है। अब इस कार की बरामदगी कर ली गई है। इसके पीछे क्या कुछ अब तक तर्क दिए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की ओर से भी हमें जरूर बताइएगा। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने अब से कुछ देर पहले जो है एक एडवाइजरी जारी की जिसमें उन्होंने कहा था कि एक इको स्पोर्ट है लाल कलर की जिसका नंबर है DL 10C के 0458, यानी कि ये जो गाड़ी है इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी। और दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि हरियाणा, यूपी और तमाम राज्यों में भी जो है पुलिस एडवाइजरी जारी की गई थी कि अगर कहीं भी ये गाड़ी मिलती है तो इसको लेकर इन्फॉर्मेशन दी जाए। और हालांकि आप बता रही थी कि दिल्ली जो इको स्पोर्ट है जो कि लाल कलर की गाड़ी है वो अब बरामद हो गई है, क्योंकि कई सारे ऐसे सस्पेक्ट है जो लगातार सीसीटीवी फुटेज निकल के आ रहा है। उसमें अब I-20 कार तो वो कार थी जिसमें विस्फोट हुआ, जिसमें धमाका हुआ, लेकिन उसके अलावा एक रेड कलर की इको स्पोर्ट कार को भी जो है दिल्ली पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की थी। हालांकि वो कोशिश सफल रही है, दिल्ली पुलिस को वो कार मिल गई है। लेकिन बिल्कुल वो तमाम चीजें जो सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिल रही है, ठीक है कनिका, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अब नेपाल सीमा पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया, यानी कि भारत और नेपाल बॉर्डर पर
72 घंटे के लिए इस वक्त ये बॉर्डर बंद कर दिया गया है। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। नेपाल से अभियुक्तों के भागने की आशंका है और इसी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसियों की ओर से इस वक्त नेपाल भारत बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है क्योंकि भारत और नेपाल बॉर्डर में हर बार हमने देखा है कि ज्यादातर ऐसे आतंकी इन रास्तों से भागने की कोशिश करते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, जानकारी चाहेंगे आपसे कि भारत नेपाल बॉर्डर को 72 घंटों के लिए बंद किया गया है। ऐसे में क्या पहले से कोई संदेह या कोई ऐसे इनपुट्स अब तक इंटेलिजेंस के हाथ लगे हैं क्या, जिस वजह से ये फैसला लिया गया? आशुतोष, आपका पुलिस सीमा लगने की वजह से जी महाराजगंज जो है वो 84 किलोमीटर की नेपाल से सीमा लगने की वजह से जो है हर बार कोई बड़े जो शातिर अपराधी हैं वो किसी न किसी तरीके से नेपाल का सहारा लेते हैं भागने को लेके। इसीलिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम है वो अब पूरी तरीके से नेपाल सीमा पे अपना जो है वो निगाहें गड़ाई हुई है ताकि किसी भी तरीके से जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अपराधी हैं वो जो है किसी तरीके से भाग ना पाए। ठीक है आशुतोष, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रहिएगा। तो फिलहाल देखिए लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट में नए नए मोड़ आ रहे हैं, सामने नए नए खुलासे हो रहे हैं और अभी भी जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है।